बाबर इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसने भारत के इतिहास के 1500 सालों बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान तीनों पर एक साथ रूल किया। बाबर वो था जो मात्र 12 साल की उम्र में जंग लड़ता है और एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देता है। बाबर जिसने पहली बार भारत की सरजमीन पर मात्र 4 साल में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया और उस साम्राज्य को आप मुगल एम्पायर के नाम से जानते हैं। मुगल साम्राज्य के इतने विशाल होने के बावजूद बंगाल में एक ऐसे शेर ने जन्म लिया जिसने इतने बड़े साम्राज्य को सीधा चैलेंज किया और यहाँ तक कि उनको वापस भगा दिया। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि बाबर का इतिहास क्या रहा है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं, लाता रहूं। ये बात है 1200 और 1300 ईस्वी की। इस वक्त मंगोलों का दबदबा एशिया से लेकर अफ्रीका और अफ्रीका से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था, लेकिन कुछ वक्त बाद मंगोल साम्राज्य में आपसी मतभेद के चलते तनाव पैदा होने लगा, जिसके कारण इतना बड़ा साम्राज्य कमजोर हो गया, यहाँ तक कि खत्म हो गया, जिसके कारण छोटी छोटी जनजातियां ने उभरना शुरू कर दिया और इतने बड़े साम्राज्य के इलाकों को कंट्रोल में लेकर वहां पर राज करने लग गई। इन्हीं में से किसी एक जनजाति में तैमूर का जन्म होता है, जिसे हम इतिहास में तैमूर लिंग के नाम से जानते हैं। मध्य एशिया में इसने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। तैमूर एक तुर्क था, लेकिन उसने शादी मंगोलियन महिला से की थी, इसीलिए उसके वंश को तुर्क मंगोल कहा जाता है। इसी वंश में बाबर का जन्म हुआ था। इस वक्त भारत में लोधी शासन कर रहे थे। इब्राहिम लोधी, जो कि आखिरी शासक था, उसके शासन के वक्त दिल्ली में राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक और राजपूत जो कि दिल्ली के एकदम सरहद पर अपनी ताकत को दिन ब दिन बढ़ा रहे थे। उस वक्त राजपूतों में सबसे ताकतवर राजा का नाम था राणा सांगा, जिन्हें हम इतिहास में राणा सांगा ऑफ मेवाड़ के नाम से जानते हैं। इन्हीं के वंश में महाराणा प्रताप ने जन्म लिया था। ऐसी स्थिति में बाबर हिंदुस्तान में कदम रखता है और इस वीडियो में हम बाबर के इतिहास के बारे में समझेंगे कि किस तरह से उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 12 साल की उम्र में फरगना नाम की जगह का, जो कि मध्य एशिया में स्थित है, वहाँ का राजा बन गया। लेकिन उस वक्त समरकंद में उज़्बेक रहते थे। उज़्बेक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उज़्बेक्स ने बाबर के साम्राज्य पर हमला किया और उसे वहाँ से भगा दिया। यही कारण था कि बाबर भारत की ओर चलना शुरू करता है और वो अफगानिस्तान के काबुल पर हमला कर देता है। लेकिन वो जानता था कि मैं काबुल में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, क्योंकि उसके बाजू में ईरान में एक सबसे पावरफुल डायनेस्टी जिसका नाम था सफाविद डायनेस्टी पैदा हो चुकी थी। लेकिन उसे अच्छे से ज्ञान था। उसने उस वक्त सफाविद डायनेस्टी का साथ लेकर वापस से समरकंद पर हमला करा, लेकिन इस बार वापस से वो नाकाम। बाबर अफगानिस्तान से पाकिस्तान की ओर निकल पड़ा। इस वक्त पाकिस्तान लोधी वंश के अंडर में था। जब बाबर पाकिस्तान पर हमला करता है, उस वक्त दिल्ली का राजा सिकंदर था, जिसे हम सिकंदर लोधी के नाम से जानते हैं। सिकंदर लोधी के बाद गद्दी पर इब्राहिम लोधी बैठता है। इब्राहिम लोधी का मकसद था कि उसके साम्राज्य को और बड़ा करे। इस बीच वो पाकिस्तान के पंजाब राज्य पर अपने एक नए गवर्नर को नियुक्त करता है। उसका नाम था दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी एक महत्वाकांक्षी इंसान था, सत्ता का भूखा था। इसीलिए दौलत खान बाबर को संदेश भेजता है और बताता है कि इब्राहिम लोधी की कमजोरियां क्या क्या है, और कहता है कि यही सही वक्त है इब्राहिम लोधी से सत्ता हथियाने का। और ये अपने संदेश में कहता है कि आप आकर दिल्ली पर हमला कर दो। दौलत खान लोधी ने ये इसलिए किया था कि वो खुद दिल्ली का राजा बनना चाहता था। उसे लगा था कि जिस तरह से तैमूर लिंग आकर हिंदुस्तान पर हमला कर लूटपाट करके वापस चला गया, उस तरह से बाबर भी लूटपाट करके वापस चला जाएगा। उसे ये नहीं पता था कि बाबर खुद एक ठिकाने की तलाश में है। उस वक्त राणा सांगा, जिन्हें हम संग्राम सिंह भी कहते हैं, वो राजपूतों के दावर राजा थे, जिनकी सरहद दिल्ली सल्तनत मिलती थी। इसी कारण से इब्राहिम लोधी और राणा सांगा में अक्सर टसल चलती रहती थी। एक धारणा यह भी है कि राणा सांगा ने भी बाबर को चिट्ठी लिखी थी कि वो आए और इब्राहिम लोधी पर हमला करे, लेकिन इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते। लेकिन ये बात सत्य है, जब इन्हें पता चलता है कि बाबर दिल्ली पर हमला करने वाला है, तो ये अपनी आर्मी को तैयार करना शुरू करता है। आस पास के राजाओं को इकट्ठा करते हैं कि अगर कल को हमारे साम्राज्य पे हमला होता है तो हम युद्ध के लिए तैयार रहे। लेकिन जब तक ऐसा हो तब तक बाबर दिल्ली पर हमला कर देता है और इस युद्ध को हम पानीपत का युद्ध कहते हैं, जो कि हरियाणा में स्थित है। इस युद्ध में बाबर की आर्मी ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर जो भी थी वो बहुत प्रेम आर्मी थी। पहली बार किसी युद्ध में गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया। ओटोमन एम्पायर, जिसे हम उस्मानिया सल्तनत के नाम से जानते हैं, वहां से तोप चलाने वाले महारथियों को बुलाया गया। इन्हीं वजहों से इब्राहिम लोधी इस लड़ाई में हार जाता है। इसके बाद आगरा, जो कि दिल्ली की राजधानी थी, बाबर ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। इस वक्त उधर राणा सांगा अपनी आर्मी को तैयार कर रहे थे, लेकिन इब्राहिम से युद्ध न होकर ये युद्ध बाबर के साथ होता है, जो कि एक अनिश्चित था। ये युद्ध जीतना बड़ा मुश्किल था बाबर के लिए। इसी युद्ध में बाबर गाजी का टाइटल लेता है। यहाँ से बाबर बैक टू बैक 4 लड़ाइयाँ लड़ता है और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब ये है कि भारत में आए हुए केवल 4 साल ही हुए थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी खो देता है।